हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कुछ और दूसरे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि आज हम बात करते हैं एविडेंस एक्ट की। तो एविडेंस एक्ट होता क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट। फिलहाल तो हमें यही पढ़ना है जब तक नया नहीं आ जाए एक्ट। तो जब तक यही पढ़ना तब तक यही पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आगे का देखते हैं क्या होता है। तो आज हम बताते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। इंडियन एविडेंस एक्ट कौन से ईयर का एक्ट है? 1872। ठीक है, 1 सितंबर 1872 को वो लागू हुआ था, हम बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको बात करते हैं। अच्छा, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों केस, मतलब दोनों नेचर है, सिविल और क्रिमिनल इसका दोनों का नेचर है। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं सेक्शन नंबर 4 की। एविडेंस एक्ट में हम सेक्शन 4 की बात करते हैं ना। पहले बात तो एविडेंस में दिया क्या गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया क्या गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट में हमको बताया गया है साक्ष्य के बारे में, एविडेंस, प्रूफ हम जिसको कहते हैं ना। कोई भी चीज हम बोलते हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं वो बोल रहा है नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, प्रूफ करोगे तुम सच बोल रहे हो, तो दैट इज प्रूफ। एविडेंस दो, साक्ष्य दो कि तुम सच बोल रहे हो, हम बोल सकते हैं ये चीज। तो ये है सेक्शन 4। अब हम सेक्शन 4 की बात करते हैं। तो एविडेंस इसीलिए यूज होता है कि एक्यूज्ड, सपोज किसी ने कोई क्राइम किया है, ठीक है, किसी ने कोई तरह का क्राइम किया है, मर्डर किया है, रेप किया है, कोई भी बड़ा तरह का चोरी चकारी किया है, कोई भी क्राइम किया है, तो उस क्राइम को साक्ष्य, उस क्राइम को अब अगर सपोज जो पुलिस ऑफिसर होती है वो इन्वेस्टिगेशन जो करती है, तो वो क्या करती है? एविडेंस ढूंढती है। पुलिस ऑफिसर को खुद कहीं ना कहीं आइडिया होता है कि शायद इसका जो दोषी होगा वो ये होगा, ठीक है, पर वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, जानेगी, पहचानेगी और फिर उसके बाद वो कोर्ट के सामने उसको प्रकट करती है और फिर कोर्ट उसको फिर इंक्वायरी करता है और ट्रायल करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में क्या है? सेक्शन 4 में हमको ना प्रिजम्पशन के बारे में बताया गया है। प्रिजम्पशन मतलब कि जैसे जो कोर्ट होता है ना, वो एक तथ्य अगर जब साबित हो जाता है, दो तथ्य होते हैं, एक तथ्य जब साबित हो जाता है और दूसरा तथ्य प्राइमा फेसी मान लिया जाता है कि वो सही है। अब जो बोल रहा है कि वो गलत है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर हो जाएगा। तो व्हाट इज नाउ बर्डन ऑफ प्रूफ? बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब कि सपोज कि जो बोल रहा है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हम जैसे कि सेक्शन 101 में पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट के कि प्रोसिक्यूशन इन क्रिमिनल केस एंड प्लेंटिव इन सिविल केस, तो इन पर होता है शुरू से लेकर अंत तक बर्डन ऑफ प्रूफ। हमारे साथ, मेरे साथ गलत हुआ है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पर रहेगा शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, इस पे कोई और प्रूफ नहीं करेगा, ये मुझे ही प्रूफ करना है कि मेरे साथ गलत हुआ है। ठीक है, अब अगर हम प्रिजम्पशन की बात करें तो प्रिजम्पशन का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है? शिफ्टिंग बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ दो पार्टी है, ए और बी पार्टी है। ए बोल रहा है, ए विक्टिम है, ए प्रोसिक्यूशन है, ए बोल रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है। ठीक है, मतलब ए की फैमिली बोल रही है, अगर सपोज ए नहीं है, ठीक है, क्रिमिनल केस की बात करते हैं, सपोज ए का मर्डर हो गया, अब ए की फैमिली आई ए को न्याय दिलाने के लिए। ठीक है, तो अब ए की फैमिली बोल रही है कि बी ने इसको मारा, हम बोल सकते हैं। अच्छा, पहली बात तो क्रिमिनल केस में ए वर्सेस बी नहीं होता है, स्टेट का नाम होता है। हम बोल सकते हैं कि ए वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ एमपी। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। तो जो स्टेट की तरफ से कौन लड़ता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा मतलब कि वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से लड़ रहा है, प्रोसिक्यूशन केस लाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस लाएगा, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलेगा कि मेरे क्लाइंट को इस आदमी ने मारा। किसने मारा? बी ने मारा, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन से पुलिस ऑफिसर ने ये ढूंढ लिया कि बी ने उसको मारा है। ठीक है, अब उसको वो न्याय दिलाने आ रहा। ठीक है, तो वो आ रहा है, तो अब ये बात हो रही है कि बी ने उसको मारा, तो बी बोल रहा है कि मैंने नहीं मारा, बी कह रहा है कि मैंने नहीं मारा। अब कोर्ट क्या बोलेगी? अगर तुम ये बात बोल रहे हो, पर्टिकुलर फैक्ट बोल रहे हो, सेक्शन 103 ऑफ एविडेंस एक्ट, अब तुम पर्टिकुलर फैक्ट कोई भी चीज बोले तो पर्टिकुलर फैक्ट जिसने बोला है बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पर हो जाएगा। बी ने बोला तो बी पर हो जाएगा बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि मैंने नहीं मारा तो बर्डन ऑफ प्रूफ तुम पर। ठीक है, जो न्याय चाहता है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। प्रोसिक्यूशन न्याय चाहता है, वो आता है कोर्ट में, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होता है और वो कभी भी शिफ्ट नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता, शुरू से लेकर लास्ट तक बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर रहता है। प्रिजम्पशन का इफेक्ट होता है कि आपको बस अपना खुद का केस सॉल्व करना है, कोर्ट मानेगा कि
आपका केस सही है, अब फिर वो दूसरे को बुलाएगा, दूसरी पार्टी को बुलाएगा। उसने जो दूसरी पार्टी को बुलाया, फिर कोर्ट बोलेगा कि हम तो ये मान रहे कि ऐसा ऐसा है। अगर तुम कुछ बोलना चाह रहे हो कि हम जो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम जो मान रहे हैं, मतलब कोर्ट जो मान रही है वो गलत मान के चल रही है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ तुम पर हो जाएगा, खत्म बात। सबूत का भार हम इसको बोलते हैं। जो न्याय चाहता है बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा। तो हम बात करते हैं सेक्शन 4 प्रिजम्पशन की। तो प्रिजम्पशन, ठीक है, तो तीन तरह का प्रिजम्पशन हमें दिया गया है एविडेंस एक्ट में, ठीक है। तीन तरह का एविडेंस एक्ट में हमें प्रिजम्पशन दिया गया है। तो सेक्शन 4 हमारा होता है, एक होता है शैल, एक होता है मे, और एक होता है कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। कंक्लूसिव प्रूफ हम बोलते हैं। जो शैल प्रिज्यूम है 1986 में अमेंडमेंट, मतलब कहने का मतलब हम एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि शैल जो प्रिज्यूम है वो हम पढ़ेंगे 304 बी ऑफ आईपीसी और 113 बी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी, और ये हम पढ़ते हैं सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। पढ़ते क्या है हम उसको एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। प्रिजम्पशन होता क्या है, इससे हमको ये पता चल जाएगा इन तीनों सेक्शन से कि प्रिजम्पशन एक्चुअली होता क्या है। तो अगर हम बात करते हैं पहली बात तो, और ये है हमारा 1983 अमेंडमेंट, ठीक है। पहले हम बात करते हैं शैल प्रिज्यूम की। शैल प्रिज्यूम मतलब कि इट इज अ मैंडेटरी फॉर कोर्ट। मैंडेटरी, नाउ व्हाट इज मैंडेटरी, मतलब कि कोर्ट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोर्ट ये मान के चलेगा कि जो सामने वाला बोल रहा है वो ऐसा है, मतलब जो प्रोसिक्यूशन बोल रहा है वैसा होगा। शैल प्रिज्यूम हम बोल सकते हैं, मतलब कि ये हम बोल सकते हैं कि जो शैल और ये जो है ना, ये डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट होता है। मान सकेगा, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट चाहे तो माने, कोर्ट ना चाहे तो ना माने। पर इसमें कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है शैल प्रिज्यूम में। शैल प्रिज्यूम में कोर्ट को मानना ही होगा कि सामने वाला जो बोल रहा है सही बोल रहा है, ठीक है। वो अपने हिसाब से वो देखेगा। अब हम बात करते हैं ये दोनों शैल और मे क्या है। जैसे कि हमारा एक होता है रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और एक होता है हमारा इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो जो शैल और मे है वो हमारा रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहने का मतलब विधि की खंडनीय उपधारणा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सपोज अब, और इसका मतलब है इसमें है कंक्लूसिव प्रूफ में इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, अखंडनीय उपधारणा। इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है जिसमें कि शैल और मे दिया हुआ है। इसका मतलब कि कोर्ट जो मान रहा है, कोर्ट जो भी मान रहा है मानेगा या मान सकेगा, हम बोलते हैं शैल या मे। तो इसमें जो पार्टीज है, पार्टीज के पास ये राइट है कि वो बर्डन ऑफ प्रूफ जिस पर है तो वो साक्ष्य दे सकती है। उसको खंडित करने के लिए, जो कोर्ट मान रहा है उसको खंडित करने के लिए, खत्म करने के लिए जो पार्टी है वो साक्ष्य दे सकती है। पर इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में जो कंक्लूसिव प्रूफ हम जिसको बोलते हैं, उसमें पार्टी के पास कोई पावर ही नहीं है कि वो साक्ष्य दे, ठीक है। मतलब वो साक्ष्य दे ही नहीं सकती कंक्लूसिव प्रूफ में। इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो, क्योंकि ठीक है। ये पूरा हमारा हो गया है, हमारा ये शैल, ये मे, हमारा कंक्लूसिव प्रूफ। अब हम एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं शैल प्रिज्यूम की। शैल प्रिज्यूम जैसे कि सपोज हम डॉरी डेथ, जैसे सेक्शन 304 बी हमारा डॉरी डेथ के बारे में बताता है। तो डॉरी डेथ होती क्या है, डॉरी डेथ मतलब दहेज मृत्यु। अगर आप वाइफ, मतलब जैसे जो हस्बैंड वाइफ है, अगर वाइफ आई घर पर और आप उसकी जो मृत्यु 7 साल के भीतर भीतर हो गई उसके शादी के, ठीक है, 7 साल के भीतर हो गई, विद इन 7 ईयर्स उसकी मृत्यु हो गई, तो वो जो वाइफ है, या मैंने कहा वाइफ की जो फैमिली है, वाइफ की फैमिली बोल रही है कि जो इसकी जो इनके जो इस मेरे बेटी के जो ससुराल वाले थे ये बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते थे, ठीक है। दहेज हमने नहीं दिया, हम नहीं दे पाए दहेज, तो इसको बहुत सुनाया जाता था, इसको मार दिया गया, इसको जला दिया गया। ये सब 7 साल के भीतर भीतर केस आया,
ठीक है, विद इन 7 years ऑफ मैरिज ये केस आया कि ये इसको दहेज मृत्यु के लिए मार दिया गया, दहेज के लिए मार दिया गया। तो अगर सपोज शैल प्रिज्यूम में ये बोलता है कि कोर्ट, ये अगर जैसे ही इसके पास कोर्ट के पास केस आया कि हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव ने वाइफ को मार दिया दहेज के लिए, ठीक है, 7 years ऑफ मैरिज, तो शैल प्रिज्यूम में ये बोलता है कि अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पर होगा, हस्बैंड और हिज रिलेटिव, हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव पर, ठीक है, उनके नातेदारों पर, हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव पर वो बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा शैल प्रिज्यूम का। क्यों ऐसा? हम जब प्रिजम्पशन पढ़ते हैं ना, ठीक है, ये है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन का इफेक्ट क्या होता है? प्रिजम्पशन का इफेक्ट होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाना। हम जैसे सेक्शन 101 की बात करते हैं, सेक्शन 101 में लिखा हुआ है कि प्रोसिक्यूशन और प्लेंटिफ के ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा शुरू से कर लास्ट तक, चेंज नहीं होगा। अब प्रिजम्पशन की अगर हम बात करें तो प्रिजम्पशन का ये इफेक्ट होता है, उदाहरण का ये इफेक्ट होता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर प्रोसिक्यूशन पे बर्डन ऑफ प्रूफ था तो वो शिफ्ट हो जाएगा एक्यूज पर, और इसमें डॉरी डेथ में एक्यूज कौन होता है? ऑब्वियस बात है, हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव, ठीक है, ये होता है हमारा शैल प्रिज्यूम। अब हम आते हैं मे प्रिज्यूम में, 1983 अमेंडमेंट है ये, सेक्शन 498 ए के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी में ये लिखा हुआ है, आईपीसी 498 ए आईपीसी में ये लिखा हुआ है कि जो कोई आदमी अपने वाइफ के साथ क्रुएल्टी करेगा, ठीक है, एंड इट कैन बी एनी वाइफ, कहने का मतलब जो फर्स्ट वाइफ, जो लीगल वाइफ होती है वो तो लीगल वाइफ है, पर अगर आप सपोज दूसरी वाइफ भी लाए, तीसरी वाइफ भी लाए, चौथी वाइफ, किसी अपनी कोई भी कितनी भी नंबर ऑफ वाइफ के साथ आप क्रुएल्टी नहीं कर सकते। क्रुएल्टी मतलब प्रपीड़न जिसको कहते हैं, प्रपीड़न नहीं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि उसको परेशान करना, हम उसको बोलते हैं मेंटल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, ठीक है, उसको हम ये सब बोल सकते हैं। जबरदस्ती उससे कोई काम करवाना, उस पर हाथ उठाना, उस वाइफ पर, ठीक है। तो अगर सपोज वो औरत, वो जो लेडी है, वो जो वाइफ है, अगर वो आपकी लीगल वाइफ नहीं भी है तब भी आप उस पर क्रुएल्टी नहीं कर सकते। और ऐसा कौन से केस में हेल्ड हुआ था? रीमा अग्रवाल एंड अदर्स वर्सेस अनुपम अग्रवाल एंड अदर्स। इसमें यह हेल्ड हुआ था कि लीगल वाइफ नहीं, दूसरी वाइफ भी अगर होगी तो भी आप उस पर क्रुएल्टी किसी पर नहीं हो सकती। पर इसमें बकायदा लीगल वाइफ लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा है। इस पे किसी पर भी क्रुएल्टी आप नहीं कर सकते, अपनी कितनी भी नंबर ऑफ वाइफ हो, ठीक है। तो मे प्रेज्यूम हो गया। मे प्रेज्यूम अब आपका है डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट के पास ये पावर है कि अब वो माने या ना माने, ठीक है, कोर्ट के पास ये पावर है। मतलब अगर सपोज क्रुएल्टी हुई और उसने अपने मैरिज के, अपने शादी के 7 साल के भीतर उसने सुसाइड कर लिया, एक मैरिड वुमेन ने अगर 7 साल के भीतर ये सुसाइड कर लिया, ठीक है, तो अगर सपोज उसके पिता लाए या उसके माता पिता आए, मतलब उस वाइफ के माता पिता, कि हमारी बच्ची के साथ क्रुएल्टी ये लोग करते थे, ठीक है, क्रुएल्टी करते थे, तो ये जो कोर्ट है ना, ये मान सकेगा, इफ दैट ऑनरेबल कोर्ट वांट्स, तो कोर्ट मान सकेगा कि हाँ क्रुएल्टी की वजह से इसने सुसाइड किया है। क्योंकि क्या होता है, जब इंसान मन से उसका खराब होने लगता है और उसने अगर सुसाइड कर लिया, ठीक है, और दूसरी बात अगर वो सुसाइड लेटर में लिख कर भी गई है कि मैं इस वजह से सुसाइड की हूँ, तब तो फिर और ज्यादा, ठीक है। अगर नहीं भी लिखी है लेकिन अगर 7 साल के भीतर क्रुएल्टी हुई है, तो अगर उसके पिता या माता बोल रहे हैं कि इनकी वजह से हुआ है, तो कोर्ट ऐसा मान सकेगा कि इसमें जो एक्यूज्ड है, मतलब कि इन्हीं की वजह से उस लेडी ने सुसाइड किया, ठीक है। ये होता है हमारा मे प्रेज्यूम। अब आता है हमारा कंक्लूसिव प्रूफ, सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट 112 क्या बोलता है? हम इसमें बात करते हैं इललेजिटिमेट चाइल्ड। अगर हम बात करें कि एक होता है बायोलॉजिकल फादर और एक होता है लीगल फादर, मतलब कि अगर एक मैरिड वुमेन, सपोज शादी के मंडप में एक मैरिड वुमेन बैठी है आप एक आदमी के साथ, और मैरिड वुमेन उस समय प्रेग्नेंट है, शादी के मंडप में ही पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अब इस
चीज का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, नहीं दे सकता पार्टी, कोई भी पार्टी, कि नहीं ये बच्चा मेरा नहीं है, मतलब वो जो हस्बैंड है या हस्बैंड के कोई रिलेटिव या कोई भी उस मैरिड वुमेन के अगेंस्ट ये साक्ष्य नहीं दे सकता कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अब वो बच्चा जिसका भी हो, पर अब ये माना जाएगा, इसके अगेंस्ट साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। 112 में यही बोलता है, कोई भी बच्चा इलेजिटिमेट नहीं होता है, ठीक है, हर कोई लेजिटिमेट होता है। और अगर ये मदर अगर शादी के समय प्रेग्नेंट पाई गई, ठीक है, अब सपोज हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड ने बोला कोर्ट में जाकर ये बोला कि ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, वो प्रेग्नेंट है, अब हस्बैंड बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मैं जानता हूं ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। हस्बैंड ये चीज नहीं बोल सकता कोर्ट में, हस्बैंड के पास ये कोई राइट नहीं है ये बोलने की, क्योंकि ये इररिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। इसमें कोर्ट क्या माने दूसरा क्या माने इसमें कोई कुछ नहीं, इसमें इररिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। अगर एक मैरिड वुमेन शादी के 280 डेज तक के बीच में कभी भी वो प्रेग्नेंट पाई गई तो ये मान लिया जाएगा, क्योंकि दो तरह के फादर होते हैं, बायोलॉजिकल एक लीगल, तो उसके जो लीगल फादर है उसी में नाम, हम किसी में मार्क मतलब सर्टिफिकेट या मार्कशीट में अगर हम नाम लिखवाते हैं तो लीगल फादर का नाम लिखवाते हैं, तो वो बच्चे का मान लिया जाएगा कि लीगल फादर वही है जो जिसकी उसकी माँ से शादी हुई है, जिस आदमी की उसकी माँ से शादी हुई है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इररिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, कंक्लूसिव प्रूफ, इसके आगे कोई सबूत ही नहीं दिया जा सकता, बस ये मान लिया जाएगा कि वो जो बच्चा है, ठीक है, वो उसी का है, उसका जो लीगल फादर है बायोलॉजिकल फादर है वो वही है, मान ही नहीं सकता कुछ, ठीक है। तो इसमें इसकी बात करता है, कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है। हमारा मे प्रेज्यूम में बात करता है कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट है, मैंडेटरी नहीं है कोर्ट के लिए, लेकिन जो प्रिजम्पशन है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा दूसरे पार्टी पर, हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव पर। फिर आता है हमारा शैल प्रिज्यूम में हमारी बात करता है कि ये रिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, और इसमें जो दौरी डेथ होती है, दहेज मृत्यु, ये मान के चलेगा कोर्ट कि ये जो दहेज मृत्यु हुई है वो हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव से ही हुई है। अब हस्बैंड या हस्बैंड का रिलेटिव प्रूफ करे कि कैसे हुई, में मान सकेगा, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या मानेगा, तो इसमें डिस्क्रिशनरी पावर बोल रहा है कि कोर्ट मान सकेगा ये चीज कि हाँ शायद ये सर्कमस्टेंसेस, ये सिचुएशन ये दिखा रही है कि ये जो डेथ हुई है एक मैरिड वुमेन की विद इन 7 years ऑफ मैरिज, ठीक है, उसने जो सुसाइड किया है तो वो परेशान, क्रुएल्टी से परेशान हो चुकी थी, इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। तो इसमें ऐसा था कि 304A में बात करता है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कि सुसाइड किया उसने 7 साल के मैरिज के विद इन में, तो फिर उसने बात की तो मे प्रेज्यूम मतलब कोर्ट ये मान सकेगा, तो मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ अब किस पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑब्वियस बात है हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव। और कंक्लूसिव प्रूफ में तो आप सबूत दे ही नहीं सकते, अगर एक हस्बैंड के शादी के समय ही उसकी वाइफ प्रेग्नेंट पाई गई, 280 डेज के भीतर प्रेग्नेंट पाई गई, तो ये मान लिया जाएगा कि वो बच्चा उसी का था, ठीक है, उसी लीगल फादर का था, बायोलॉजिकल फादर कुछ होता ही नहीं है, लीगल फादर का ही था, ठीक है। तो ये हमारा होता है पूरा प्रिजम्पशन मतलब कि उपधारणा बताई गई है, इन सब में जो बर्डन, इसमें भी जो बर्डन ऑफ प्रूफ में शिफ्ट हो जाएगा हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव में। तो ये हमारा होता है सेक्शन 4 इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, जो कि कब लागू हुआ था इंडियन एविडेंस एक्ट 1 सितंबर 1872। क्रुएल्टी दूसरे के साथ भी हो सकती, मतलब दूसरे के साथ भी, दूसरी वाइफ के साथ भी नहीं हो सकती, ऐसा किस केस में हेल्ड हुआ था, रीमा अग्रवाल एंड अदर्स वर्सेस अनुपम अग्रवाल एंड अदर्स। तो ये हो गया मे प्रेज्यूम, इसमें क्रुएल्टी की बात की गई है, सुसाइड की बात की गई है ऑफ अ मैरिड वुमेन, ठीक है, और इसमें बात की गई है। और ऐसा जरूरी नहीं है इसमें, इसलिए शैल और मे बोला गया है, मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि अगर दहेज मृत्यु मतलब मान के चलेगा, कहने का मतलब कोर्ट तो मान लेगा, लेकिन अगर आपने सबूत दिया कि हमारी वजह से नहीं हुआ है, वो खुद ही अपने आप को जला दी, वो खुद ही अपने आप को मार डाली, वो खुद ही अपने सुसाइड लेटर में नाम लिख दिया उसने, वुमेन ने, कि इनकी वजह से मैं जा रही हूं, मैं मर रही हूँ, फंसाने के लिए भी कुछ लोग करती हैं। तो अगर ये सब हुआ, इसलिए इसमें बोला गया है कि रिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, मतलब रिबेटेबल मतलब अब आप खंडित करो इस बात को, कोर्ट तो ये मानेगा, पर अब खंडित करने का भार आप पर है,
ठीक है, मतलब हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव पर कंक्लूसिव प्रूफ में खंडित करने का बाहर भी नहीं होता। कंक्लूसिव में तो मान लिया जाएगा कि वो आपका ही बच्चा है, ठीक है। तो ये हमारा होता है शैल, मे एंड कंक्लूसिव प्रूफ। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।